समाजशास्त्र के उद्भव एवं विकास को समझने से पहले हमको समाजशास्त्र के उद्भव की पृष्ठभूमि को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम समाजशास्त्र के उद्भव की पृष्ठभूमि को नहीं समझेंगे तब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि समाजशास्त्र का उद्भव कैसे और आखिर क्यों हुआ। तो समाजशास्त्र की उद्भव की पृष्ठभूमि आखिर ये है क्या? ये पृष्ठभूमि वो चीज़ है जिससे आगस्ट काम बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे, और ये उस समय का समाज है जब आगस्ट कांत इन परिस्थितियों को देख रहे थे। तो वो कौन सी परिस्थिति है? तो सबसे पहले बात करते हैं जिससे आगस्ट कांत बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे, वो था यूरोप का मध्यकालीन समाज। ये वो समाज था जिस समय धर्म की बहुत ज़्यादा प्रधानता थी, या कहिए उस समय की सामाजिक संरचना कैसी थी। मध्यकालीन मतलब होगा कि उस समय की सामाजिक संरचना कैसी थी, उसमें बनावट कैसा था, कैसे लोग रहते थे, उनकी सोच विचार का तरीका कैसा था। और ये जो तरीके थे इससे बहुत ज़्यादा अगस्त कांत प्रभावित थे। जो कि हम इसमें पहला है धर्म की प्रधानता। उस समय मध्यकालीन यूरोप में सबसे ज़्यादा धर्म का बोलबाला था, धर्म की प्रधानता थी, और उस समय राजा और पोप पादरी का ही बोलबाला था। जो राजा या पोप पादरी जो कहते थे व्यक्तियों को वही मानना पड़ता था। तो जो पोप और पादरी हुआ करते थे वो ये बोलते थे कि जो राजा हैं वो ईश्वर के प्रतिनिधि हैं, या जो राजा है वो ईश्वर के समान है, और जो राजा कहेंगे वही हमको मानना है और उनके बातों का हमको पालन करना है। तो जो राजा थे वो व्यक्तियों का बहुत ज़्यादा शोषण करते थे उस समय के मध्यकालीन यूरोप में, जो कि ये बहुत 11वीं या 12वीं शताब्दी की बात है। और उस समय जो व्यक्ति हुआ करते थे उनको कोई भी स्वतंत्रता नहीं थी कि वो अपनी कोई भी बात या अभिव्यक्त कर पाए, और उन व्यक्तियों का केवल शोषण ही हुआ करता था। वो अपनी अभिव्यक्ति के लिए कोई भी अपने विशेष रूप से कोई भी स्वतंत्र नहीं हुआ करते थे, और केवल राजतंत्र था जो कि व्यक्ति अपनी किसी भी समस्याओं को नहीं सुलझा पाते थे, और व्यक्तियों का बहुत ज़्यादा शोषण हुआ करता था। और अगर कोई व्यक्ति गरीब भी है तो पोप और पादरी ये कहते थे कि तुमने पिछले या पूर्व जन्म का बहुत पाप किया है, जो इसी का नतीजा है कि तुम भुगत रहे हो। तो वो व्यक्ति भी कुछ नहीं बोलते थे। वो ये नहीं सोचते थे कि बल्कि हमारा शोषण किया जा रहा है इसलिए हम गरीब हैं। नहीं, उनको ऐसा कुछ सोचने ही नहीं दिया जा रहा था। उस समय की सामाजिक जो परिस्थिति या कहिए सामाजिक संरचना थी यूरोप की, वो बहुत ज़्यादा ही रूढ़िवादी थी। जो कहिए कि बहुत ज़्यादा धर्म में लोग विश्वास किए रहते थे, और धर्म से बहुत ज़्यादा अंध लगाव रखते थे। वो अपने धर्मों को छोड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो जो पोप और पादरी थे केवल धर्म ही ऐसा मार्ग था जिससे कि व्यक्ति उनको विश्वास करे, क्योंकि उस समय विश्वास करने के लिए धर्म के अलावा और कोई साधन नहीं था कि लोग विश्वास करें। तो इसलिए वो धर्म के आधार पर, ईश्वर के आधार पे ही व्यक्तियों का शोषण करते थे, ताकि उनकी क्या हो, समाज में सत्ता बनी रहे, सबसे वो ऊपर माना जाए, और वो व्यक्ति का अधिक से अधिक शोषण कर सके, अधिक से अधिक लाभ और धन कमा सके। तो ये थी उस समय की सामाजिक संरचना, जो कि ये बहुत ज़्यादा ही विद्यमान थी। और ये कहिए कि सामाजिक संरचना मतलब उस समय की व्यक्ति की परिस्थिति क्या हुआ करती थी। तो उस समय की व्यक्ति की परिस्थिति को 3 भागों में बांटा गया था। जैसे कि है यूरोप का सामाजिक संरचना। यूरोप की सामाजिक संरचना में सबसे ऊपर हुआ करते थे राजा या पोप और पादरी, और दूसरे नंबर पे हुआ करते थे कुलीन और सामंत। ये वो हुआ करते थे जो राजा ने इनको बहुत सारे खेत दिए थे, जो कि इन खेतों के क्या थे, मालिक थे। और जो तीसरा है वो सामान्य वर्ग मतलब सबसे निम्न वर्ग में कौन थे, कृषि मजदूर, जो कि खेत उनका नहीं था
वो किसी और के खेत पे अपना फसल बोते थे। और जो दूसरे थे इसमें छोटे छोटे दुकानदार वर्ग मतलब व्यापारी वर्ग जो छोटे छोटे मालों का उत्पादन करते थे। इसी तरीके की उस समय की सामाजिक संरचना थी और धर्म की प्रधानता थी। किसी भी अपनी बातों को अभिव्यक्त नहीं कर पाता था कोई, और उनका बहुत ज़्यादा ही शोषण हुआ करता था। और ये सब चीज़ें आगस्ट को बहुत ही, जब वो पढ़े तो उनको बहुत ही प्रभावित किया कि उस समय की ये संरचना थी। लेकिन धीरे धीरे इन सब संरचना जो भी थी वो परिस्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी। और ये कब सुधरने स्टार्ट हुई? जब यूरोप में आधुनिकता का विकास हुआ। और ये आधुनिकता का विकास कब हुआ? जब व्यक्तियों का बहुत शोषण किया जाने लगा, तो वो उन व्यक्तियों को लगा कि कुछ तो हमारे साथ गलत हो रहा है। और ये आधुनिकता को विकास करने में बहुत सारी चीज़ों का भूमिका है, उन चीज़ों को हम समझेंगे। लेकिन इससे पहले हम समझते हैं कि आधुनिकता किसको कहते हैं। तो सबसे पहले यूरोप में आधुनिकता का विकास हुआ। तो आधुनिकता कहते किसको हैं? जैसे कि मध्यकालीन समाज में क्या था? धर्म की प्रधानता थी। अलौकिक जगत पे बल दिया जाता था कि ईश्वर सबसे ऊपर है, हमको मोक्ष की प्राप्ति करना चाहिए। तो आधुनिकता का मतलब है कि धर्म की प्रधानता नहीं, विज्ञान की प्रधानता। ईश्वर पर केंद्र नहीं, ईश्वर का प्रतिनिधि नहीं, बल्कि मानव का केंद्र होना चाहिए। हमको समानता होना चाहिए, स्वतंत्रता होना चाहिए, बंधुत्व होना चाहिए। ये सब है आधुनिकता, जो कि आधुनिक मूल्यों का विकास करे। व्यक्ति को अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, उनकी समस्याओं को सुलझाना चाहिए, उनको जो भी समस्याएं हैं उनको सुलझाने के लिए जो समस्याएं हैं राजा को करना चाहिए। और वो ये चाहते थे कि राजतंत्र के स्थान पे लोकतंत्र हो। इसको ही हम आधुनिकता कहेंगे, जो व्यक्ति के आधुनिक मूल्यों पे हो, व्यक्ति को स्वतंत्र, उनको सभी को सामान्य अवसर, किसी को भेदभाव ना किया जाए, तो इसी को हम आधुनिकता कहेंगे। और इन आधुनिकता का विकास कब हुआ? व्यापारिक क्रांति के कारण। व्यापारिक क्रांति उस समय स्टार्ट हुआ जब कहा जाता है कि मार्को पोलो जब उन्होंने एशिया का भ्रमण करने आए, तो यहाँ से एशिया से जाकर यूरोप में एशिया की संपन्नता की चर्चा वो अपनी एक पुस्तक में किए। उन्होंने पुस्तक लिखा और उसमें उन्होंने बताया कि एशियाई समाज जो है बहुत ही धन्य धान और संपन्न है। तो उनके पुस्तकों को बहुत सारे लोगों ने पढ़ा, और उनमें जब पढ़ा तो व्यक्ति को व्यापार करने की जागृति हुई कि कम से कम हम वहाँ के जो भी धन्य हैं वहाँ पे व्यापार करें और हम धनी हों। तो सबसे पहले ये व्यापारी जो है, जो ये छोटे छोटे दुकानदार वर्ग हैं, इन्होंने सबसे पहले अपने देश के अलावा दूसरे देश में व्यापार करना स्टार्ट किया। तो जब इन्होंने व्यापार करना स्टार्ट किया, आने जाने लगे, तो व्यापारिक क्रांति के साथ ही वैज्ञानिक क्रांति का आरंभ हुआ। तो वैज्ञानिक क्रांति, जैसे कि व्यापारिक क्रांति में मशीनों का प्रयोग होने लगा धीरे धीरे, तो ये कहीं ना कहीं धीरे धीरे विज्ञान को बढ़ावा मिला। तो फिर वैज्ञानिक क्रांति हुई, और ये वैज्ञानिक क्रांति बहुत समय तक चला। जैसे कि वैज्ञानिक क्रांति की अगर हम बात करें, तो जब गैलीलियो या कोपरनिकस, गैलीलियो ने ये कहा कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, जो कि इससे पहले मध्यकालीन में पोप और पादरी ये बोलते थे कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, और उनके अपोजिट गैलीलियो ने बोला कि नहीं, बल्कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ये बात बोले तो उनको फांसी की सजा हुई कि आप धर्म के विरुद्ध नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये ईश्वर ने कहा है। उसके बाद कोपरनिकस ने उनकी ही बातों को प्रत्यक्ष रूप से स्थापित किया और उनको तथ्य के आधार पर दिखाया, समझाया।
तो लोगों में एक चेतना जागृत हुई कि हाँ, आज तक जो पोप और पादरी ये कहते थे कि जो सूर्य है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो इस तरह से वैज्ञानिक क्रांति, विज्ञान के विकास के साथ ही समाज परिवर्तन होने लगा। परंपरागत समाज से आधुनिक समाज की ओर परिवर्तन हुआ। जो समाज में धर्म की प्रधानता होती थी, कोई भी व्यक्ति को बोलने की स्वतंत्रता नहीं दी जाती थी, तो उस तरह से विज्ञान और तर्क के आधार पर व्यक्ति तर्क करने लगे, सोचने लगे। उनको भी तर्क के आधार पे ये सोचने लगे कि कोई भी व्यक्ति है या कोई भी व्यक्ति अगर गरीब है तो वो गरीब का कारण किसी पूर्व जन्म का पाप नहीं है, बल्कि किसी व्यक्ति का शोषण किया जा रहा है या वो सक्षम नहीं है आर्थिक रूप से काम करने के लिए, तो इसीलिए वो गरीब है। तो इस तरह से विज्ञान के विकास के साथ समाज जो है परंपरागत समाज से समाज आधुनिक समाज की ओर परिवर्तन हुआ। तो इस तरह से यूरोप में आधुनिकता का विकास हुआ और इन जो भी परंपरागत समाज से आधुनिक समाज था, इनसे अगस्त काम्टे बहुत ही प्रभावित हुए थे और इस समाज को वो देखे पढ़े जाने की नहीं, बल्कि कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो कि अपनी बातों को सच्चा साबित करने के लिए किसी व्यक्ति का शोषण करते थे। तो इनसे प्रभावित होकर वो बहुत ज़्यादा ही प्रभावित हुए और प्रभावित होकर ये ऐसे सोचते थे कि जो भी समस्याएं हैं हम उनका समाधान कर सकते हैं, लेकिन हम परंपरागत समाज ये ईश्वर के आधार पे नहीं बल्कि तर्क और विज्ञान के आधार पे हम अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और हम ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। तो अब आता है समाजशास्त्र के कारण। वो कौन से कारण है जो समाजशास्त्र के उद्भव के लिए उत्तरदायी है और इन्हीं के वजह से समाजशास्त्र उद्भव के लिए अगस्त काम्टे को समाजशास्त्र का एक विषय के रूप में स्थापित करना पड़ा। तो वो परिस्थिति है कि औद्योगिक क्रांति और फ्रांस की क्रांति, ये वो दो क्रांति है जो कि समाजशास्त्र उद्भव के लिए बहुत ज़्यादा ही उत्तरदायी है। जैसे कि जब औद्योगिक क्रांति 1750 या 60 के लगभग ये औद्योगिक क्रांति हुई और फ्रांस की क्रांति 1789 में। तो औद्योगिक क्रांति हुआ जब इंग्लैंड में, तो औद्योगिक कारखाना कंपनियों का सब विकास हुआ। लोग कृषि छोड़कर जो ग्रामीण में रहते थे, जो कृषि करते थे, वो अब शहर जाने लगे और ग्रामीण से शहर में जाने लगे और शहर में व्यक्ति कारखाना कंपनी में काम करने लगे और वो शहर में रहने के कारण इन औद्योगिकरण बहुत सारी समस्याएं, वेश्यावृत्ति, बेरोजगारी, हत्या, ऐसी समस्याएं स्टार्ट हुई। और फ्रांस की क्रांति लुईस लवा जो थे वो राजतंत्र था, तो उनके विरुद्ध में वो व्यक्तियों का शोषण करते थे, तो उनके विरुद्ध में फ्रांस में क्रांति हुई, जिसके कारण फ्रांस की क्रांति के कारण समाज में समस्याएं उत्पन्न हुई। और इन दोनों औद्योगिक क्रांति और फ्रांस की क्रांति के कारण समाज में बहुत समस्याएं उत्पन्न हो चुकी थी, जिसके कारण अगस्त काम्टे हैं उन्होंने इन समस्याओं को देखा और उन्होंने सोचा कि जिस तरह से जीव विज्ञान जो है व्यक्ति की शरीर से संबंधित समस्याओं को दूर करता है, उसी तरह समाज में अगर कोई भी समस्याएं उत्पन्न हो रही है तो समाज से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए हमको समाज से संबंधित भी कोई विज्ञान या विषय होना चाहिए जिससे कि समाज में उत्पन्न समस्याओं को सुलझा सके। तो इन दोनों क्रांति और इन सबसे प्रभावित होकर और समाज में जो भी समस्याएं उत्पन्न हो रही है उन समस्याओं को सुलझाने के लिए समाजशास्त्र का उद्भव अगस्त काम्टे ने किया और उनको यह आवश्यकता पड़ी कि समाज की भी समस्याओं को वो सुलझा सके। तो इस तरीके से समाजशास्त्र का उद्भव हुआ और आपको आई होप कि वीडियो समझ में आ गया होगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।